शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कुछ दिनों पहले एक राज्य की किताब में, पाठ्य पुस्तक में एक जिक्र आया कि जब जेल में बंद थे वीर सावरकर तो एक बुलबुल आया करती थी। तो सावरकर उस बुलबुल के पंखों पे बैठ जाते थे। वो बुलबुल पूरी दुनिया में घुमा लाती थी सावरकर को और शाम को घर छोड़ जाती थी, मतलब जेल में छोड़ जाती थी। पाठ्य पुस्तक कोई सड़क वाले, कोई ठेले वाले ने नहीं लिखी थी, बाकायदा सरकारी सिलेबस में थी। और फिर सावरकर के पंख पे बैठ के उड़ने की कहानी पूरी दुनिया में गूंजने लगी, मजाक होने लगी। तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में सावरकर की माफी का क्या जिक्र किया, हंगामा मच गया। तो आज बात सावरकर देशभक्त थे या देशद्रोही, इस पे करते हैं। अक्टूबर 1906, एक अच्छी सी शाम थी, सुहानी शाम थी। लंदन के इंडिया हाउस में एक चित पावन ब्राह्मण झींगा मछली तलते हुए एक गुजराती वकील, जो उस समय अफ्रीका में भारतीयों और अश्वेतों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ अंग्रेजों से लड़ रहा था, उसका इंतजार कर रहे थे। पंडित जी को पता था कि वो साहब आने वाले हैं। जब वकील साहब पहुंचे तो उस चितपावन ब्राह्मण ने उनसे प्राण खाने का, मछली खाने का आग्रह किया कि वकील साहब बहुत अच्छी मछली है, खाइए। लेकिन वकील साहब बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी थे, लिहाजा उन्होंने मना कर दिया। इस पर उस चितपावन ब्राह्मण ने वकील साहब से कहा, बिना नॉनवेज खाए आप इन अंग्रेजों से कैसे लड़ेंगे। अब ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि मैं 1906 में एक ब्राह्मण और एक वकील का किस्सा आपका क्यों सुना रहा हूं। आखिर ये दोनों लोग हैं तो कौन जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। तो चलिए मैं बता देता हूं। वो चित पावन ब्राह्मण थे विनायक दामोदर सावरकर और गुजराती वकील थे महात्मा गांधी। मतलब सावरकर जी ने गांधी जी से कहा कि आइए मैं आपको बहुत बढ़िया मछली खिलाता हूं, और गांधी जी ने कहा कि मैं तो शाकाहारी। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं। दरअसल जिन लोगों ने भी, चाहे वो जिन्ना हो या सावरकर, अपनी राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल जमकर किया, वो सब अपने असल में जिंदगी में, वास्तविक जिंदगी में कभी बहुत ज्यादा धार्मिक कभी नहीं रहे। मोहम्मद अली जिन्ना के खान पान के बारे में आप जानते ही हैं। उन्हें नमाज पढ़ना भी नहीं आता था। ये भी सब जानते हैं कि किस तरह वो नमाज को लेकर कमेंट भी कर दिया करते थे। इसी प्रकार सावरकर अव्वल दर्जे के मांसाहारी थे। कई जगह किताब में जिक्र है कि वो बीफ खाने का भी विरोध नहीं करते थे। यहां तक कहते थे कि कोई भी दुधारू पशु, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, अगर बूढ़ी हो जाए और दूध देने लायक नहीं रहे तो उसके मांस का उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है। इस बात को लेकर देश में कई बार विवाद भी हो चुका है। लेकिन यही सावरकर अब एक बार फिर भारतीय राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। यहां तक कि उनके मुद्दे पर शिवसेना और कांग्रेस भी आमने सामने दिख रही है। दोनों के बीच में टकराव की लाइन दिख रही है। संजय राउत ने बयान दिया है। हालांकि मैं स्पष्ट कर देता हूं कि ना तो कांग्रेस को सावरकर से कोई मतलब है और ना ही शिवसेना को। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि सावरकर कभी भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, आरएसएस के सदस्य नहीं रहे। वैसे भी महाराष्ट्र में 32% जनसंख्या वाले मराठों का 2% जनसंख्या वाले चित पावन ब्राह्मणों से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। ऐसे में मराठा राजनीति की चैंपियन बनने वाली पार्टियों का, चाहे शिवसेना हो या एनसीपी, उनका सावरकर से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन आज हम बात विनायक दामोदर सावरकर की उस पहलू की कर रहे हैं जिसको लेकर वो हमेशा विवादों के घेरे में रहे हैं। यानी वो देशभक्त थे या अंग्रेज भक्त थे। यानी स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका और भारत विभाजन के लिए सांप्रदायिक माहौल तैयार करने में उनकी कथित भूमिका क्या थी। साथ ही आज मैं चर्चा उस माफीनामे की भी करूंगा जिसके लिए राहुल गांधी ने उनको घेरा है। मगर इस चर्चा के पहले एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि माफी मांग चुके किसी भी व्यक्ति को आजादी की लड़ाई में गांधी, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, इन जैसों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मगर उसका मतलब यह भी नहीं है कि स्वतंत्रता आंदोलन में यदि किसी
माफी मांगने वाले व्यक्ति ने माफी मांगने जैसा कायरतापूर्ण आचरण करने से पहले कोई योगदान दिया हो तो उसको नकार दिया जाए। सावरकर पर हमलावर लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि मैच फिक्सिंग करने वाले क्रिकेटर ने यदि फिक्सिंग से पहले इस गंदे खेल में शामिल होने से पहले अपने देश के लिए शानदार प्रदर्शन किया है तो क्या उसे रिकॉर्ड बुक से हटा दिया जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उस खिलाड़ी के योगदान को याद रखा जाता है, फिर कह दिया जाता है कि ये फिक्सिंग में शामिल हो गया। सावरकर को माफी मांगने से पहले के दौर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानने से क्यों परहेज होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आखिर सावरकर पर वेस्टर्न महाराष्ट्र के एक जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगा और सजा भी हुई थी। उन्हें काला पानी जेल भेज दिया गया। यहाँ की यंत्रणा के किस्से सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। यहीं से सावरकर ने भी अंग्रेजों को माफीनामा लिखा था और माफीनामे के अंत में उन्होंने खुद को ब्रिटिश साम्राज्य का योर ओबीडिएंट सर्वेंट, आपका आज्ञाकारी नौकर लिखकर संबोधित किया था। लेकिन इस एक गलती की वजह से उनके योगदान को नकार दिया जाएगा। आधुनिक दौर के भारत के एक मुख्यमंत्री भी कभी संसद में रोते हुए पाए गए थे, लेकिन क्या हम उन्हें संसद में रोने की वजह से पूर्व सांसद या वर्तमान मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर देंगे? आज वो देश के ब्रांड है, हम इनकार नहीं कर सकते। सावरकर ने देश की आजादी के लिए भारत और भारत से बाहर जाकर भी क्रांतिकारी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिकार की कोशिश की थी। हाँ, उनके प्रतिकार का तरीका गांधी और भगत सिंह के तरीके से भिन्न था। वो गांधी और भगत सिंह की तरह आचरण से धर्मनिरपेक्ष नहीं थे और इस मुद्दे पर उनके विचारों से किसी को मतभेद हो सकता है। सावरकर हमेशा से इस मत के रहे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। ऐसा ही जिन्ना भी बाद में सोचने लगे। उनके मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पहली बार अलग देश बनाने की बात कही थी, मगर सावरकर ऐसा पहले से कहते आ रहे थे। सावरकर ने इससे 3 साल पहले 1937 में अहमदाबाद में साफ शब्दों में कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं और दोनों का हक इस भूमि पर एक बराबर नहीं है। ठीक इसी तरह महात्मा गांधी की हत्या के मामले में भी उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। हालांकि इस मुद्दे पर बाद में बने कपूर कमीशन ने सावरकर को गांधी की हत्या के षड्यंत्र में संदेह के दायरे से बाहर नहीं माना था, लेकिन उनके नाम पर असल सियासत तो उनकी मृत्यु के तकरीबन 2 दशक बाद शुरू हुई, जब आजीवन आइकॉन के अभाव से जूझ रहे आरएसएस ने सावरकर को गांधी के बरबस खड़ा करने की कोशिश की। जबकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सावरकर कभी भी आरएसएस के सदस्य नहीं रहे, लेकिन इमरजेंसी के बाद सावरकर को लेकर जो सियासत का खेल शुरू हुआ, उसमें कथित तौर पर उन्हें स्वतंत्र वीर कहने के लिए इंदिरा गांधी तक भी लपेटे में आ गई और इंदिरा गांधी ने भी उनके ऊपर डाक टिकट जारी किया। मगर एक बात फिर ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि अंग्रेजों को भगाने के लिए एक दौर में सावरकर ने हथियार भी उठाए थे। नासिक में कलेक्टर की हत्या में भी उन पर मुकदमा चला, काला पानी की सजा हुई, साथ ही ब्रिटेन में पकड़े जाने पर पानी के जहाज से कूदकर भागने का जोखिम भरा काम भी उन्होंने किया। 20वीं शताब्दी के कई क्रांतिकारी विद्रोहों को पर्दे के पीछे से मदद भी की और साथ ही लोकमान्य तिलक की तरह ब्रिटिश के साथ कड़ाई से पेश भी आए, लेकिन उनकी यह सारी भूमिकाएं 1913 से पहले तक की रहीं। उसके बाद उनके साथ जो माफीनामा और ब्रिटिश हुकूमत से 60 रुपये मासिक पेंशन लेने का जो बदनुमा दाग ऐसा जुड़ा जिससे पिंड छुड़ाना सावरकर तो क्या किसी के लिए भी असंभव है। बाकी उनकी रही सही बदनामी उनके ऐसे भक्त करवाते रहते हैं जो सिलेबस में उनके बुलबुल पर उड़कर अंग्रेजों की कैद से भागने जैसे बेसिर पैर की बातें फैलाते रहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। वैसे भी हमारे देश की परंपरा रही है कि यदि किसी ने भी आजादी की लड़ाई में थोड़ा भी योगदान दिया है तो उसके प्रति आदर दिखाया जाना चाहिए, चाहे वो सावरकर हो चाहे वो अलग हो। तो ये बात तय है, ये बात सत्य है कि सावरकर बाद में थक गए थे और उन्हें अंग्रेजों से माफी मांगी, उनको पेंशन मिली। तो राहुल गांधी का ये आरोप लगाना कि सावरकर ने माफी मांगी, पेंशन मांगी, ये जायज है, लेकिन उससे पहले सावरकर ने अंग्रेजों के साथ युद्ध भी किया था, ये भी सच है। इतिहास को अपने अपने नजरिए से देखा जाता है और राजनीति और नजरिए से देखती रहती है।
हम लेकिन बताते रहेंगे सच क्या है। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद हम गुजरात पहुंच गए हैं। 4 PM गुजरात शुरू हो गया है। जिस तरह आपने हमारे नेशनल चैनल 4 PM न्यूज नेटवर्क को, उत्तर प्रदेश के चैनल 4 PM यूपी को, बिहार के चैनल 4 PM बिहार को सराहा, सब्सक्राइब किया, तो प्लीज गुजरात को 4 PM गुजरात को भी सब्सक्राइब करिए। गुजरात की राजनीति की हर खबरें आपको ही मिलेगी। शुक्रिया, थैंक यू।